थॉमसन मॉडल के फॉल के बाद और रदरफोर्ड की न्यूक्लियस हाइपोथेसिस के बाद रदरफोर्ड पे ये जिम्मेदारी थी कि वो इस अल्फा स्कैटरिंग यानी कि अल्फा पार्टिकल के अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने को समझाए। तो इसे समझाने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ अजम्पशंस किए, जैसे कि एटम के बीच का जो न्यूक्लियस होता है ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज होता है और ये इतना हैवी होता है कि आसानी से इसको अपनी जगह से हटाना बहुत मुश्किल है। और साथ ही ये जो अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आता है वो भी एक पॉइंट चार्ज है, दोनों के अंदर चार्ज सेम है यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। साथ ही एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद रदरफोर्ड ने एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? देखिए, किसी भी न्यूक्लियस के आसपास का वो डिस्टेंस जिसके अंदर आने पर ही उस पर न्यूक्लियस जो है वो अपना फोर्स लगा पाएगा। यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट पैरामीटर पे आता है तब तो वो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अगर वो इस डिस्टेंस b से ज़्यादा है उसका डिस्टेंस, तब उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो कई पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल रहे थे। इसका मतलब वो पार्टिकल्स जो थे वो इम्पैक्ट पैरामीटर के बाहर से गुजर रहे थे, और जो पार्टिकल इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर से गुजर रहे थे वो ही डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन से चलता हुआ आता है तो वो ऐसे एक पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ निकल जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये इसका इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो रदरफोर्ड ने बेसिकली ये पता लगाया था कि ये जिस एंगल के साथ स्कैटर करके गया है, यानी कि जो स्कैटरिंग एंगल थीटा है और ये इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि कौन सा पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में कितने एंगल के साथ जा रहा है, और अगर मान लो इम्पैक्ट पैरामीटर के थोड़ा और नज़दीक आ जाए तब उसके रिफ्लेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कि आपके पास एक न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये इसका इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, और यहाँ से इसी डिस्टेंस के ऊपर एक पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जो कि चलता हुआ आता है, और वो जैसे ही इस न्यूक्लियस के पास पहुँचेगा तो डेफिनेटली ये एक न्यूक्लियस के पास एक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। अब इस कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब चूंकि ये सीधा जा रहा है तो ये कुछ इस एंगल के साथ स्कैटर होकर निकल जाएगा, राइट। और इसको जाना कुछ इस डायरेक्शन में था, इसलिए दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल बन गया। ये एंगल है आपका स्कैटरिंग एंगल। इस वक्त इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो है Ze। हमको पता है Z जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसमें प्रोटॉन्स की संख्या होती है, राइट। तो वो पॉजिटिव चार्ज Z ही है, और ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इस फोर्स की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q यानी कि Ze मल्टीप्लाई बाय 2E। 2E क्यों लिखा है मैंने? चूंकि अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है वो 2E होता है, ठीक है। और कूलम्ब लॉ के हिसाब से हम लोग दोनों चार्जेस लिखते हैं, ये न्यूक्लियस का चार्ज है और 2E जो है वो आपका जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज है, अपॉन में r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होती है? वो उसकी दूरी होती है, राइट। अब बात करते हैं इसके स्कैटरिंग एंगल की और इसके मोमेंटम की। स्कैटरिंग एंगल इसका होगा थीटा, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन ये इस डायरेक्शन में चला गया। रही बात मोमेंटम की, तो देखिए जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ आ रहा था तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम रहा होगा p1, ठीक है। और फिर ये न्यूक्लियस के पास पहुंचा और दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा, तो उस वक्त इसका जो मोमेंटम था वो कंजर्व्ड रहेगा। ज़रा गौर से सोचने की कोशिश कीजिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए इसका मोमेंटम जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। तो डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, तो इस डायरेक्शन में ये गया है, तो ये इसका जो मोमेंटम है वो है p2, ठीक है। हमें क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम पता करना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपने वेक्टर एनालिसिस अगर ठीक से पढ़ा होगा तो ये इसका पहला मोमेंटम है यानी कि p1, ये इसका दूसरा मोमेंटम है p2। अगर मैं इस मोमेंटम को यानी कि इस वेक्टर को आगे ले आता हूँ तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ज़रा गौर से सोच के देखिए, राइट। तो इसका मतलब ये इसका डेल्टा p यानी कि चेंज इन मोमेंटम होगा। अगर आप इस वेक्टर को पीछे लेके आओगे तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन कुछ ये निकलेगी। समझिए कि अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ इसको फोर्स लगा, इसके चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है ये। तो मतलब हमने रेजल्टेंट मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो निकाल ली है डेल्टा पी की डायरेक्शन, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और ये इसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब भी अब आपको समझाएंगे इजीली, है ना। अभी मैंने कहा था कि ये जो फोर्स न्यूक्लियस से इसके ऊपर लगा है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, ये कंजर्वेटिव फोर्स है।
यानी कि ये जो P1 मोमेंटम है और ये जो P2 मोमेंटम है ये इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर, यानी कि P1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू में P2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू में mv। m क्या है? मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, राइट। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर अभी हमने कहा था कि P1 और P2 बराबर है मैग्नीट्यूड के अंदर, इसलिए हम लोग P1 और P2 की जगह P की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से P की वैल्यू रखी है और आप देख सकते हैं कि कैसे P बाहर आ गया है और अंदर जो है वो 2 रह गया है, तो 2 को भी हमने बाहर ले लिया है। तो वैल्यू क्या आई है कि P अंडर रूट में 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। थीटा बाई 2 की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख दिया है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसको पूरे को अंडर रूट से अगर हमें बाहर लाना है तो इस 4 का 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर जो है वो हट जाएगा, तो वैल्यू निकलेगी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में 2p साइन थीटा बाई 2। और इस p को आप लोग क्या लिख सकते हो? mv लिख सकते हो, राइट। तो 2mv साइन थीटा बाई 2, तो ये तो हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकल के आती है हमारे सामने एक तरीके से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने किया ये है कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ आया है और यहाँ पे इस पे फोर्स लगा और ये डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसके मोमेंटम के हिसाब से इसके मोमेंटम चेंज की वैल्यू हमने निकाली। अब हम इस फोर्स का यूज़ करके इसके मोमेंटम के चेंज की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में, कि चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, राइट। अब इम्पल्स क्या होता है कि टाइम के साथ साथ फोर्स में आया हुआ चेंज ही जो होता है इम्पल्स होता है, जिसको आप मोमेंटम भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में एफ डी टी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा, तभी तो इसके अंदर मोमेंटम का चेंज आया, राइट। चेंज इन मोमेंटम हुआ। आगे बढ़ने से पहले कई लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूं कि यहाँ पर मैंने कहा है कि चेंज इन मोमेंटम, और अभी मैंने पहले कहा था कि मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है। तो देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। चूंकि मोमेंटम एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। याद रखिए कि वेक्टर और स्केलर में यही फर्क है कि चेंज इन मोमेंटम की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं चेंज इन डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई मोमेंटम की डायरेक्शन बदली है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो अब यहाँ पे इम्पल्स की जो मैंने वैल्यू लिखी है, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में एफ डी टी की वैल्यू लिखी है, तो इस एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, ध्यान दीजिए कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसको आप लोग कॉस फाई लिख सकते हो। क्यों लिखोगे कॉस फाई? क्योंकि ये इस फोर्स का एफ कॉस फाई कंपोनेंट है। आपको पता है कि जब आप फोर्स को 2 हिस्सों में तोड़ते हो, 2 कंपोनेंट्स में, एक साइन में तोड़ते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर, एक कोस में तोड़ते हो, राइट। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये वाला एंगल होगा फाई और इसको आप लिखोगे एफ कॉस फाई, राइट। तो इसका मतलब इस एफ की जगह एफ कॉस फाई लिखा जा सकता है, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में एफ कॉस फाई डी टी। अब देखिए, यहाँ पे हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब लिमिट का क्या मतलब है, जरा गौर से समझिए। अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ आया, इसके ऊपर एक फोर्स लगा और ये डिफ्लेक्ट हुआ, राइट। अब ये डिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, राइट। पहला हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि ये 90 डिग्री में जाए और एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि ये कुछ इस डायरेक्शन में भी निकल जाए। आपको पता है कि अल्फा स्कैटरिंग के अंदर कुछ पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहे थे, कुछ पार्टिकल जो है थोड़ा सा एंगल का डिफ्लेक्शन लेके यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे थे, कुछ 90 डिग्री के एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के साथ भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है? तो हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, यानी कि इसकी लिमिट होगी इस डायरेक्शन से लेके इस पूरे एरिया में कहीं पे भी जा सकता है। तो अब इसकी लिमिट निकलेगी कैसे? देखिए, वापस वेक्टर एनालिसिस पे आते हैं। ये है इसके मोमेंटम की, पहले मोमेंटम की डायरेक्शन, ये दूसरे मोमेंटम की डायरेक्शन। हमने इसको माना था ये हो जाता है एंगल थीटा, राइट। तो हमें क्या है, ये वाला एंगल पता करना है,
ठीक है। इस वाले एंगल से क्या होगा, एक्चुअली हम लोग ये वाले एंगल की पूरी वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाले एंगल की पूरी वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाता है तो हमें ये एंगल पता करना पड़ेगा। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे कुछ इस तरीके से, ये हो जाता है 90 डिग्री यानी कि π/2, राइट। ये एंगल थीटा था, तो ये चूंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा। तो π/2 माइनस θ/2 ये वाला एंगल हो जाएगा कि नहीं? ज़रा सोच के देखिए, सिंपल सा गणित है कि ये वाला जो 90 डिग्री है इसमें से मैं π/2 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये एंगल निकल के आएगा, यानी कि इस एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी π-θ/2, राइट। तो ये जो एंगल है ये इसकी वैल्यू निकल के आई है π-θ/2, लेकिन माइनस का क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वापस इस तरफ आ रही है, रिवर्स में आ रही है, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है ये पॉजिटिव π-θ/2। फिर से समझ लीजिए कि भाई ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है ये इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। अब चूंकि आपके मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, मतलब रिजल्टेंट मोमेंटम ये निकला है, तो एक एंगल ये हो जाता है माइनस वाला, एक एंगल ये हो जाता है प्लस वाला, राइट। तो इसकी लिमिट हो जाती है -π-θ/2 से प्लस π-θ/2 तक। भाई इन एंगल्स के माध्यम से सिर्फ रदरफोर्ड ने ये बताने की कोशिश की थी कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो इस लिमिट के अंदर कहीं भी स्कैटर हो सकता है, कहीं भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में लिमिट आ जाती है यहाँ पे दोनों, और एफ कॉस फाई डी टी, ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में क्या है, 2mv साइन θ/2 है, यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में एफ कॉस फाई डी टी है। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे, यानी कि 2mv साइन θ/2 इज इक्वल्स टू में यहाँ पे एफ कॉस फाई डी टी आ जाता है। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, बस इस एफ की वैल्यू रख देनी है। एफ की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1/4πε0, यहाँ पे आएगा ZE मल्टीप्लाई बाय 2E/r² कोस फाई डी टी, राइट। अब देखिए इसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका मैथमेटिक्स हमें सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर नीचे डी फाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। ये कॉस फाई डी टी के बाद आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे 2mv साइन θ/2, ये इंटीग्रेशन में 1/4πε0 2ZE का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, अपॉन में r² कोस फाई डी फाई और डी टी अपॉन में डी फाई। ये टर्म हमने बनाने के लिए इसे डी फाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को पता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसके ऊपर एक कूलम्ब फोर्स लगा रहा है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, ठीक है। जब हम लोग को एंगुलर मोमेंटम ने पढ़ा था, हमने आपको बताया था, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो हम लिख सकते हैं m⍵r² इक्वल्स टू में mvb। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल है, जो पार्टिकल इसके आसपास आने वाला है, अल्फा पार्टिकल। ओमेगा क्या है? इसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी है। r क्या है? इसकी रेडियस है, इज इक्वल्स टू में वापस m है, v है, और b क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर है। यहाँ पे हमने इम्पैक्ट पैरामीटर इसलिए लिखा है जो कि हम लोग बता सकें, इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट। m से m जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो VB/r² निकलेगी। हमें पता है कि ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं डी फाई डी टी। डी फाई क्या होता है? एंगुलर पोजीशन होती है, राइट। डी फाई dt, इसको आप उल्टा कर दो, यानी कि dt/d फाई इज इक्वल्स टू में r²/VB। समझ रहे हो आप लोग ये हमने क्यों किया है? हमने इस dt/d फाई की वैल्यू निकालने के लिए ये सब कुछ किया है। तो उसकी वैल्यू हो जाती है r²/VB आ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए कि 1/4πε0 2ZE²r², ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। r² वो भी नहीं बदलेगी, v वेलोसिटी वो भी नहीं बदलने वाली, इम्पैक्ट पैरामीटर वो भी कांस्टेंट है, यानी कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ सकती हैं। तो हम लोग इसको बाहर लिख देते हैं 2mv साइन θ/2, और ये पूरा वैल्यू इस तरीके से बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया? कोस फाई डी फाई की वैल्यू रह जाती है, ठीक है।
अब ज़रा गौर से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि ये 1/4πε0 और ये 2z² अपॉन में r² जो है वो यहाँ पे नीचे भेज दिया है और यहाँ पे रह गया है r² अपॉन में vb। ठीक है, r² से r² यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे vb जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 2mv sin थीटा मल्टीप्लाई बाय vb नीचे 1/4πε0 2ze² इज इक्वल्स टू में cos फाई का जो हमने इंटीग्रेशन किया वो होगा sin फाई और लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए कुछ भी नहीं किया है, सारे पार्ट को सिर्फ इधर डिवाइड में भेज दिया है, r² से r² कैंसिल आउट कर दिया है और vb को जो है हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख देंगे, यानी कि ये तो पार्ट इस तरीके से होगा पूरा लेफ्ट वाला इज इक्वल्स टू में यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा अपॉन में 2। अब चूंकि माइनस होना चाहिए और ये वैल्यू ये लिमिट भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई माइनस थीटा अपॉन में 2, राइट, दोनों सेम है वैल्यू तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, 2 साइन पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 लिख सकते हैं इसको जोड़ के। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा/2 है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा/2, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखिए सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 cos थीटा/2 लिख दिया है तो ये पूरी वैल्यू यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू में 2 cos थीटा/2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है कि इस cos थीटा/2 के नीचे साइन थीटा/2 को भेजना है। ठीक है, बाकी सब ऐसा कैसा ही रहेगा, यानी कि mv² v से v मल्टीप्लाई हो जाएगा, b अपॉन में 1/4πε0 2ze² इक्वल्स टू में cos थीटा/2 अपॉन में साइन थीटा/2। ठीक है, अब देखिए ये जो 4πε0 है इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको 4πε0 mv²b अपॉन में 2ze² लिखेंगे इज इक्वल्स टू में cos अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ये रिलेशन है स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच में। तो रदरफोर्ड ने इस डेरिवेशन से ये फॉर्मूला बताया और उन्होंने ये बोला कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी और ये जो स्कैटरिंग एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बैठता है। इस रिलेशन के हिसाब से जो अल्फा पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आप किसी भी अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन को इस फॉर्मूला से समझ सकते हो, राइट। तो ये था अल्फा स्कैटरिंग का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड की तरफ से। सो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिलेशनशिप समझ में आई हो सकता है कि आपको इसके अंदर थोड़ी मैथमेटिक्स ज़्यादा नज़र आए, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो। तो मेरी आपको ये एक एडवाइस ये है कि आप एक एक करके एक एक पार्ट इसका देखें। सबसे पहले मैंने बात की इम्पैक्ट पैरामीटर की, राइट। उसके बाद मैंने स्कैटरिंग एंगल और मोमेंटम की बात की है। फिर वेक्टर एनालिसिस से आपको मोमेंटम की डायरेक्शन को समझाया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जाके, और उसकी मदद से एक फॉर्मूला मैंने लगाया था p1² माइनस p2² वाला, वो आप देख सकते हैं। तो उससे मोमेंटम की वैल्यू निकल के आई थी। उसके बाद मैंने उसी मोमेंटम चेंज को फोर्स की मदद से निकाला कि भाई जो फोर्स अल्फा पार्टिकल पे लग रहा है उससे उसका मोमेंटम चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों मोमेंटम्स की वैल्यू मैंने बराबर रख दी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई है। आप लोग जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। और उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न आपको आता है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।